एक आदमी रेड लाइट एरिया में जाता है, रेड लाइट एरिया के कोठे में जाता है। वहाँ का दरवाज़ा खोलकर सामने देखता है तो सामने लगभग 20 अलग अलग महिलाएं हैं जो कि काफ़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। उन महिलाओं में से एक महिला को चुनने की उसको पूरी आज़ादी थी। वो बारी बारी से एक एक महिला को देखता है। उनमें से किसी एक महिला का उसको चुनाव करना था। जैसे ही एक महिला पर उसकी नज़र पहुंचती है तो उस महिला की आंखें, उस महिला की नज़र झुक जाती है। उस महिला की झुकी हुई नज़र को देखने के बाद वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ऐसा लग रहा था कि ये चेहरा तो कुछ जाना पहचाना चेहरा है, क्योंकि उसके पहनावे, उसके कपड़े आज से पहले शायद इसने इस तरह से कभी उसे नहीं देखा था। उसी महिला का चयन करता है और उसे कमरे के अंदर लेकर जाता है। उससे बातचीत करता है तो पता चलता है कि वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी की धर्मपत्नी, उसी की बीवी है। अपनी ही बीवी को उस रेड लाइट एरिया के कोठे में देखने के बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करें तो करें क्या, ये कहाँ से कैसे यहाँ पर पहुँची। बहुत सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश में था और जब सवालों के जवाब जानता है तो एक ऐसा कदम उठाता है जिस कदम को सुनने के बाद शायद आप भी उसको सैल्यूट करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि किसी भी महिला से चाहे छोटी सी छोटी गलती जाने में हो जाए या अनजाने में हो जाए तो उसकी गलती माफ़ नहीं होती है, बल्कि पुरुष की गलती को कई बार नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मगर इस पुरुष ने उस महिला की तमाम गलतियों को नज़रअंदाज करते हुए जो कदम उठाया वह वाकई में सैल्यूट करने वाला कदम उठाया। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राज विश्वकर्मा। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु की है। दरअसल एक व्यक्ति जिसका नाम साहिल है, जो कि बेंगलुरु शहर का रहने वाला है, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसकी कंपनी ने उसको एक असाइनमेंट के लिए बुलाया था मुंबई में। मुंबई में बुलाया गया था कि आपको यहाँ पर आना है कुछ समय के लिए। अभी 2 या 3 महीने ही हुए थे उसकी शादी को। वो अपने बीवी को, अपनी पत्नी को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी का, जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी का मामला था, आखिरकार उसको जाना ही पड़ा। जब वो वहाँ से पहुँच जाता है, 1-2 हफ्ते काम करता है। 1-2 हफ्ते काम करने के बाद अपनी पत्नी से बातचीत करता है और कहता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। जैसे बात अपनी पत्नी से कहता है तो उसकी पत्नी एकदम खुश हो जाती है, खिलखिला जाती है कि मेरा तो सपना था बचपन का, बचपन से मैं चाहती थी कि मुंबई जाऊं, वहां जाकर देखूं। आज तक तो मैंने सिर्फ मुंबई को टेलीविज़न या फिर टीवी या फिर फिल्मों में देखा है, साक्षात देखने को मिलेगा तो कितनी अच्छी बात होगी। जब अपने पति से इस तरह की बात करती है तो उसका पति कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 7 अक्टूबर 2011 का तुम्हारा रिजर्वेशन करा दिया गया है। फला तारीख को फला वक्त पर आपकी ट्रेन मिलेगी। आराम से बेंगलुरु से मुंबई का सफ़र करके सीधा मुंबई आइए, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। वो दिन भी आता है और जब दिन आता है तो वह घर से कुछ तैयारी के साथ सीधा बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन पर जाती है और अपनी निर्धारित ट्रेन, अपनी निर्धारित बोगी, अपनी निर्धारित बर्थ पर जाकर बैठ जाती है और सबसे पहले फ़ोन करती है अपने सास और ससुर को और कहती है कि मम्मी पापा, मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ। लगभग 1000 किलोमीटर का एक सफ़र है, 16 से 17 घंटे में पूरा हो जाएगा और मैं साहिल के पास पहुँच जाऊँगी। पहला फ़ोन हो चुका था, अब दूसरा फ़ोन करती है अपने पति को। अपने पति से कहती है कि जी मैं ट्रेन के अंदर बैठ गई हूँ और मैं जल्द से जल्द आपके पास पहुँच आऊँगी, आप परेशान मत होना। तो साहिल कहता है कि परेशान मुझे नहीं, परेशान तुम मत होना, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी से ज़्यादा बातचीत मत करना, अपने सफ़र पर ध्यान देना और कोई ऐसी वैसी चीज़ मत लेना, किसी की खाने वाली चीज़ तो एकदम मत लेना। इस तरह की समझाने की कोशिश भी करता है और अब ट्रेन मुंबई सफ़र के लिए चल पड़ती है। और जैसे मुंबई सफ़र के लिए ट्रेन चल पड़ती है तो जिस बोगी में, जिस बर्थ पर वह बैठी हुई थी, वहीं ठीक सामने वाली बर्थ पे 2 व्यक्ति और बैठे हुए थे। एकदम अनजान व्यक्ति थे, एक दूसरे से बातचीत भी नहीं कर रहे थे। मगर धीरे धीरे जब सफ़र आगे की तरफ चलता है तो वो दोनों व्यक्ति आसपास के दूसरे व्यक्ति से इंट्रोडक्शन लेते हैं, एक दूसरे से परिचय लेते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, इस तरीके की बात करते हैं। ये महिला किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, नाम तान्या था। तान्या किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, वो बात कर रही थी तो या तो अपने सास या ससुर से या फिर अपने पति साहिल से। साहिल को बताती है कि हाँ मैं इतना किलोमीटर आ चुकी हूँ, मेरा इतना किलोमीटर का सफ़र हो चुका है, अब मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। खिड़की से बाहर झांक कर बताती है
कि देखो ऐसा दिखाई दे रहा है, वैसा दिखाई दे रहा है। इस तरह से उसका जो सफ़र था वह कटने लगता है। और जैसे जैसे आगे ट्रेन बढ़ रही थी, उन्हीं के सीट के सामने जो दो व्यक्ति बैठे हुए थे उसके ठीक सामने वाले बर्थ पर उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि बहन जी, लगता है कि आप पहली बार ट्रेन की सफ़र कर रही हैं, वो भी मुंबई का। तो कहती हैं कि हाँ, मैंने ट्रेन में तो बहुत सफ़र किया है, लेकिन अकेले मुंबई में पहली बार जा रही हूँ। जब उन्होंने इस तरीके की बात कहती हैं तो उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि जी, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम भी मुंबई जा रहे हैं। किसी भी तरह का कोई भी दिक्कत हो या कोई परेशानी हो तो आप हमसे शेयर कर सकती हैं। कुछ खाने पीने की चीज़ें थी, उनके आसपास के लोग खा रहे थे। उन्होंने कहा कि बहन जी, आप भी खाओगी? तो मना कर देती है। लेकिन जब आगे वक्त गुजर रहा था, 15 से 16 घंटे का सफ़र है, तो किसी भी अनजान व्यक्ति से इस लंबे सफ़र में जब कोई सोना ना हो तो आराम से बातचीत जब होगी तो जाहिर सी बात है कि दोस्ती भी हो जाएगी। उधर तो इन दोनों की दोस्ती हो चुकी थी और उन दोनों ने इस तान्या से भी कहीं न कहीं जान पहचान बना ली थी। तान्या जब अपना कुछ खाने पीने का सामान था तो खाते पीते उन लोगों की नज़र उस तान्या के सामान पर पड़ती है। तो आखिरकार तान्या की मजबूरी बन जाती है उस सामान को दिखाते हुए कि भाई साहब, आप भी इसमें से सामान लेंगे। जब वो बात उन दो व्यक्ति से कहती है तो वो व्यक्ति भी उस सामान को लेकर खाने लगते हैं। कुछ देर के बाद कुछ सामान वो भी लेते हैं तो वो भी तान्या की तरफ बढ़ा देते हैं कि बहन जी, आप भी कुछ सामान खाओगी? इस तरह से ये जो सफ़र था वह वाकई बहुत ही सुहाना था और बहुत ही बढ़िया सफ़र चल रहा था। चलते चलते लगभग 150 किलोमीटर के आसपास अभी मुंबई बाकी था, यानी कि 1000 किलोमीटर में से 850 किलोमीटर का सफ़र तय हो चुका था। तान्या अपने पति साहिल को फ़ोन करती है, अपने साहिल के पास फ़ोन मिलाती है और कहती है कि मैं अभी आपसे 150 किलोमीटर दूर हूँ। तो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर आ जाऊँगा। बस इतना यहाँ फ़ोन था। उसके बाद ये दोनों व्यक्ति कहते हैं कि बहन जी, चाय पियोगी? तो कहती है कि मैं चाय वाय नहीं पीऊँगी, आपको पीनी हो तो आप पी लीजिए। लेकिन वो दूसरी चाय के साथ साथ तीसरी चाय भी लेते हैं। तीसरी चाय लेते हैं, वो तान्या को चाय पिला देते हैं और खुद भी चाय पीते हैं। जब तान्या चाय पीती है, चाय पीते पीते तान्या एकदम बेहोश जैसी हो जाती है, नींद आने लगती है। उसके बाद लगभग 2 या 3 घंटे के बाद जब आंखें खुलती है तो पता चलता है कि तान्या अब ट्रेन के किसी बोगी या किसी बर्थ में नहीं बैठी हुई है, बल्कि वो एक कार के अंदर बैठी हुई है और कार तेज़ी से चल रही है। उसकी जैसी हल्की हल्की आंखें खुलती है और आंखें खोलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वह बेहोशी हालत में ठीक से बोल भी नहीं पा रही थी। लेकिन उसको वही दोनों व्यक्ति कार के अंदर दिखाई देते हैं और एक व्यक्ति और था जो कि कार चला रहा था। ये एक नया व्यक्ति था। इसको देखने के बाद साफ साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता था, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई अनहोनी घटना हो चुकी है। उससे कहती है कि मैं कहाँ हूँ, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इससे पहले कि वो कुछ और बातचीत करती कि उसको जोर का थप्पड़ पड़ता है और कहा जाता है कि आवाज़ निकाली तो और पिटाई होगी, इसलिए चुपचाप बैठी रहो, चुपचाप पड़ी रहो। क्योंकि उसके चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया था। उसको पीने के बाद, उसको चाय को पीने के बाद उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो विरोध करने जैसी कंडीशन में हो। लगातार गाड़ी चल रही है और गाड़ी चलते चलते पहुंच जाती है एक ऐसे इलाके में जहां पर उसे कार से उस जगह पर ले जा रहे थे तो उसकी हालत चलने लायक भी नहीं थी। लेकिन उन दोनों व्यक्ति ने ऐसा पकड़ा हुआ था जैसे कि वाकई में वो महिला बीमारी जैसी हालत में हो। ठीक ट्रेन से भी शायद उन्होंने उसको वैसे ही निकाला होगा जैसे कि ट्रेन के स्टेशन से कार के अंदर ले जा रहे थे। वहाँ भी उन्होंने इसी अंदाज से निकाला होगा जैसे कि कोई घर की परिवार या कोई घर की महिला हो। अब ये सीधा पहुंच जाते हैं मुंबई के रेड लाइट एरिया की एक कोठे पर और वहां पर दो महिलाएं बैठी हुई थी, उनसे बातचीत चल रही थी इसको बेचने की। और कम से कम उसकी कीमत लगती है 45,000 रुपये। 45,000 पर देकर उन दोनों व्यक्तियों ने वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं और उस महिला को हल्का हल्का होश आने लगता है और वही गिड़गिड़ाने लगती है, वह रोने लगती है और रहम की भीख भी मांगती है। और उन दोनों व्यक्तियों ने उसे ठोकर मारते हुए वहां से निकल जाते हैं। अब ये महिला एक कोठे पर मौजूद थी और कोठे की नज़ारा देख रही है, दृश्य देखती है। वहां पर पहले से ही कितनी लड़कियां थी जिन्होंने अपने लिबास भी ऐसे पहने हुए थे जिसे देखकर कोई भी पुरुष उत्तेजित हो जाए। अब उस महिला को एक कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है क्योंकि वो विरोध करने पर उतारू हो गई थी। वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इसीलिए उसको बांधकर कुर्सी पर रखा जाता है और चिल्लाए ना इसलिए उसका मुंह भी बंद कर दिया जाता है।
ये बात है 7 अक्टूबर की। 7 अक्टूबर को वो अपने घर से चली थी। अब ये 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, इस तरह से एक एक दिन गुजरने लगता है और धीरे धीरे करके लगभग 15 दिन गुजर जाते हैं। उधर उसका पति रेलवे स्टेशन पर इंतजार कर रहा था। काफ़ी इंतजार करने के बाद जब उसकी पत्नी उसको वहाँ पर नहीं दिखाई देती है तो वो बहुत परेशान हो जाता है। फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ आता है। अपने माँ बाप से पूछता है, फिर जाकर के रेलवे स्टेशन पर जीआरपी को सूचना देता है। साथ ही पुलिस स्टेशन में भी सूचना देता है। वहाँ पर भी अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराता है। वह तमाम कोशिशें करता है अपनी पत्नी को तलाश करने की, ताकि उसकी पत्नी मिल जाए। सीधा बेंगलोर के रेलवे स्टेशन पर जाता है और जाकर के वहाँ के सीसीटीवी चेक करता है और देखता है कि वाकई उसकी पत्नी तो रेलवे स्टेशन पर आई है और ट्रेन के अंदर बैठी है, लेकिन है तो है कहाँ। वो तमाम कोशिशें कर रहा था। उधर उसकी पत्नी टॉर्चर हो रही थी। रोज़ उसको मारा जाता था, रोज़ उसको पीटा जाता था, रोज़ उसको खाना भी नहीं दिया जाता था। और जितनी ज़्यादती हो सकती है और जितनी हैवानियत हो सकती है उतनी हैवानियत उसके साथ हो रही थी। उसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब धीरे धीरे एक एक दिन गुजरने लगता है और 16वें दिन उस कोठे की जो मालकिन है सुनीता पुजारी, उससे कहती है कि अब बहुत दिन हो गए, यदि आज तुम ग्राहक के लिए तैयार नहीं होती हो तो फिर तुम्हारा वह हश्र किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लड़कियों, इसको समझा दो। जो पहले से वहाँ लड़कियाँ काम कर रही थी उन लड़कियों पर दबाव बनाया जाता है और वो लड़कियाँ कहती हैं कि तान्या तुम मान जाओ, क्योंकि अब यहाँ से तुम्हारा जाने का रास्ता बंद हो चुका है। तुम्हें यहीं रहना होगा, यहीं काम करना होगा। अब तुम्हें कोई छुड़ा नहीं सकता है, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। यहाँ तुम्हारी मदद करने वाला कोई भी नहीं आएगा। 16वें दिन आखिरकार तान्या टूट ही जाती है और तान्या भी ऐसे कपड़े पहनती है जिस कपड़े में तान्या को देखने के बाद कोई भी पुरुष उसकी तरफ उत्तेजित हो जाए, आकर्षित हो जाए। और आज उन 20-22 महिलाओं में से तान्या का नंबर था, क्योंकि ग्राहक ने तान्या को ही पसंद किया था। तान्या को लेकर वो कमरे में जाता है और जाने के बाद जैसे ही अंदर का दरवाज़ा बंद करता है तो तान्या गिड़गिड़ाने लगती है, रोने लगती है। और रोती भी ऐसी है कि उस कमरे से उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती है। उसकी आंखों में आंसू थे, अब वह आंसू टपक रहे थे। रोते हुए पैरों को पकड़कर कहती है कि भैया मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसे ऐसे यहाँ पर चली आई हूँ। मेरे पति साहिल हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। मुझे तो सिर्फ यहाँ मुंबई घूमने के लिए आना था। किसी ने मुझे चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया और मुझे यहाँ पर पहुँचा दिया। वो अपनी परेशानी, अपना दर्द बयां करती है तो उस व्यक्ति ने, हालांकि कोठे पर आने वाले व्यक्ति कभी शरीफ हो ही नहीं सकते, लेकिन उस व्यक्ति ने इंसानियत का परिचय देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। जब बात मदद करने की आती है तब वो कहती है कि मुझे मेरे पति से बात करा दो। उधर उसका पति अपनी पत्नी की तलाश करने की तमाम कोशिशें कर रहा था। आखिरकार वह बार बार फ़ोन देखता था। वो सोच भी रहा था कि सफ़र शुरू होता है तब फ़ोन आता है। सुबह शाम रोज़ फ़ोन करती थी, अब फ़ोन भी नहीं आता है और फ़ोन स्विच ऑफ भी हो गया है। लेकिन 16वें दिन जाकर जब एक अनजान नंबर से फ़ोन आता है साहिल के पास और आवाज़ आती है रोते हुए कि मैं तान्या बात कर रही हूँ, मैं कहाँ हूँ मुझे नहीं पता, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना है। जब पूरी कहानी कुछ बातचीत सुनता है तो कहता है कि तुम हो कहाँ पर, तो तान्या कहती है कि मुझे नहीं पता। तान्या मना कर देती है कि मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं किस कमरे में है, किस कोठे में है, किस रेड लाइट एरिया में है। वो इलाका गुमसा भी है। सारी जानकारी वो व्यक्ति देता है जो व्यक्ति अभी तक उसकी मदद कर रहा था। साहिल को जब उसकी सूचना मिल जाती है तो साहिल सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करूं तो करूं क्या इसको कैसे बचाऊं। जब बात बचाने की आती है तो कहता है कि अगर पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस वहां पर छापा मारेगी। तो पता चला कि उस कोठे से उसको गायब कर दिया जाए और मुश्किलें और नुकसान और ज़्यादा बढ़ जाए, इसलिए वह ऐसा कुछ नहीं करता है। और वो सीधा बजाय पुलिस की मदद लेके वो सीधा पहुंच जाता है ग्राहक बनकर उसी कोठे पर। और उसी कोठे पर जाने के बाद तब तक वो पुराना ग्राहक जा चुका था। अब नया ग्राहक बनकर आता है साहिल और उन महिलाओं में से तलाश करता है अपनी बीवी को ढूंढने की कोशिश करता है। हर महिला को वो रिजेक्ट कर देता है, कहता है कि ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं पसंद है। लेकिन जब नंबर आता है तान्या का कि हाँ एक लड़की जो नई वाली है उसको लेकर आओ, शायद उसको ये पसंद कर लेगा। तान्या को देखता है,
तान्या को देखते ही उसकी बीवी की आंखें, उसकी बीवी की नज़रें झुक जाती है, डबडबाने लगती है और आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और अपनी पत्नी को देखकर हैरान था, परेशान था और सीधा कहता है कि हाँ, मुझे यही लड़की चाहिए। उसको लेकर वहाँ कोठे के अंदर जाता है और उसकी पूरी कहानी को सुनता है कि आखिरकार यहाँ कैसे पहुँची। वो अपनी पत्नी से नाराज़ नहीं होता है, बल्कि उसको सीने से लगाता है और कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़रूरत है हमें ठंडे दिमाग से काम लेने की, कि यहाँ से सोचें कि निकलें तो निकले कैसे हम। यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे तो हम लोगों पर हमला भी कर दिया जाएगा, हम लोगों को मार भी सकते हैं, हमें नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। तभी बैठे बैठे साहिल को एक तरकीब सूझी और वो पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन करता है और पूरी कहानी बताता है। 7 अक्टूबर से गायब होने से लेकर अभी तक की पूरी कहानी बताता है। पूरी कहानी बताते बताते कहता है पुलिस को कि मेरी पत्नी रेड लाइट एरिया के फला कोठे पर फला रूम में है, आप जल्द से जल्द आ जाइए। पुलिस ने वाकई में ईमानदारी का काम किया, बहुत ही अच्छा काम किया मुंबई पुलिस ने। मुंबई पुलिस ने भी वाकई में सैल्यूट करने की हकदार है। मैं बात कर रहा हूँ सन 2011 की उस किस्से की। पुलिस, भारी पुलिस, वहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में पुलिस पहुँचती है, उस कोठे को घेर लेती है। साथ ही जब वहाँ पर छापा मारा जाता है तो वहाँ पर एक एक कमरे की तलाशी ली जाती है, तो साहिल और तान्या भी एक कमरे के अंदर मिलते हैं। एक कमरे के अंदर मौजूद थे और वो दोनों की हालत देखने लायक भी नहीं थी। पुलिस उन्हें सुरक्षित वहाँ से निकालती है। न केवल तान्या को वहाँ से निकालती है, बल्कि ऐसी कई लड़कियाँ थी जो कि बेवजह दलालों के चंगुल में फंस जाती हैं। उन दलालों के बारे में जब पता करने की कोशिश की जाती है तो पता चलता है कि वहाँ दलाल सिर्फ रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ऐसे ही जगहों पर ही अपनी नज़र गड़ाए रहते हैं, एकदम गिद्ध की तरह। कोई लड़की, कोई महिला, ऐसी कोई लड़की जो अकेली जा रही हो, जो दिखने में सुंदर हो, ताकि उसको निशाना बनाया जा सके, उसे किसी भी तरह से कोठे पर लाकर उसको बेचा जा सके। तान्या भी तो ऐसी ही बेची गई थी। तान्या को बहुत देर बाद होश आया था, हालांकि वो अपने पति के पास थी। पुलिस ने उसको छुड़ाकर यहाँ से वापस बेंगलुरु उन दोनों को भेज दिया। और पुलिस ने जब यहाँ से इसकी जो मालकिन है, जो कोठे की मालकिन सुनीता पुजारी और रमीदा शेख, इन दोनों के साथ साथ 2 व्यक्तियों को और गिरफ्तार किया। साथ ही उन चारों की मदद से उन दोनों दलालों को भी कई दिनों की मशक्क़त के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, वाकई में साहिल ने बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा इंसानियत, बहुत ही नेक काम किया, जो उसने अपनी पत्नी की ज़िंदगी को बचाया। कोई भी अगर व्यक्ति होगा तो शायद अपनी पत्नी की इतनी छोटी सी बात को देखते हुए उस पर तमाम तरह की लांछन भी लगा सकता था और कहता कि तुम यहीं कोठे पर ही रहो, अब मेरी ज़िंदगी में तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है। उसने इंसानियत का परिचय देते हुए अपनी पत्नी को बचाया और कई लड़कियों को भी उसने वहाँ से बचाया। दोस्तों, वाकई में इस व्यक्ति ने सैल्यूट का काम किया है, सैल्यूट का हकदार है। साथ ही मैं आपको जाते जाते आपको बता दूं कि जब भी आप कभी भी सफ़र पे हों तो किसी का सामान ना खाएं, किसी से ज़्यादा दोस्ती ना करें, किसी से बातचीत करने की कोशिश ना करें। पता नहीं कौन व्यक्ति किस रूप में आपको नुकसान पहुंचा दे। और जैसे इन दलालों ने तान्या को नुकसान पहुंचाया था, वो तो अच्छा था कि उसके शौहर ने, उसके पति ने उसको ऐसी दलदल में फंसने से बचा लिया। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।